हाय हेलो एवरीवन। सो पूनावाला फिनकॉर्प इस कंपनी पे आज कॉन कॉल डिस्कशन करेंगे हम। रिजल्ट ऑलरेडी हमने इसका कवर कर लिया है। काफी अच्छे रिजल्ट इस कंपनी ने रिपोर्ट करे थे। लोन बुक की ग्रोथ काफी अच्छी थी, पैड ग्रोथ काफी अच्छा था, मार्जिन्स हेल्दी लेवल पे हैं इस कंपनी के। एंड उसके साथ में एसेट क्वालिटी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है हर एक लैंडर के लिए, उसको भी इस कंपनी ने और इम्प्रूव किया इस क्वार्टर में। तो रिजल्ट ओवरऑल काफी अच्छे थे। कॉन कॉल से ऑब्वियसली हमें काफी ज्यादा क्लियर होगा कि कंपनी का क्या आउटलुक रह सकता है, इस बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर में। सो कॉन कॉल में ऑब्वियसली सबसे मेजर तो मैनेजमेंट ने जो एक मैक्रो इन्होंने पर्सपेक्टिव अपना शो करा है कि लास्ट ईयर इंडिया की इकोनॉमी का अगर आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 7.2% के आसपास था। इस साल की एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी हमारी। लेकिन जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में जो नंबर्स आए हैं जीडीपी के, उसने ऑलमोस्ट इस एस्टिमेट को बीट किया है। 7% के आसपास की जीडीपी के ग्रोथ नंबर्स आए हैं। एंड इवन जो अभी थर्ड क्वार्टर का जो नंबर आया है जीडीपी ग्रोथ का, ये तो और भी अच्छा आया है। 8.5% की जीडीपी ग्रोथ आई है हमारी। सो इससे एक मैक्रो लेवल पे एक ये पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि इवन दो ग्लोबली अगर आप देखोगे तो रिसेशन चल रहा है, स्लो डाउन है, इस तरीके की चीजें हैं, इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्लोबली अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, ये सारे पैरामीटर्स अगर हम देखें तो बहुत हेल्दी लेवल्स पे ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। एंड नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेशन ये है कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.5% के आसपास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY25 में भी रहेगी। सो ये ओवरऑल इन्होंने एक मैक्रो पर्सपेक्टिव दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैक्रो लेवल पे चीजें इतनी ज्यादा अच्छी हैं तो लैंडर लाइक पूना वाला फिनकॉप इनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो इनके टारगेट कस्टमर्स हैं, जो इनके कस्टमर सेगमेंट है, वहां पे ये और अच्छे ग्रोथ नंबर्स डिलीवर कर पाए। सो ये एक इन्होंने मैक्रो पर्सपेक्टिव दिया है इसमें। देन इस क्वार्टर में अगेन पूनावाला का अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट रखा है इन्होंने अपना। यानी कि डिसबर्समेंट का मतलब ये होता है कि एक क्वार्टर में आपने कितना फ्रेश लोन डिसबर्स किया अपने कस्टमर्स को। तो वो इनका इस क्वार्टर में भी हाईएस्ट रहा है पिछले कई टाइम से। नेट प्रॉफिट नंबर भी अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट नंबर भी इनका पिछले कई क्वार्टर से हाईएस्ट रहा है इस क्वार्टर के अंदर अगेंस्ट। एंड इन दोनों चीजों के साथ में एसेट क्वालिटी को इंप्रूव किया इस एनबीएफसी ने। सो जो लोन आप दे रहे हो वो रीपेमेंट कर पा रहे हो, कलेक्शन कर पा रहे हो, उसके साथ में आपकी ग्रोथ भी अच्छी है लोन देने की, और आपकी प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। तो यही 2-3 चीजें हैं जो हमें एज ए इन्वेस्टर चाहिए एक अच्छी एनबीएफसी से या एक अच्छे बैंक से, जिसका ग्रोथ अच्छा हो, एसेट क्वालिटी अच्छा हो और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स स्ट्रांग हो। तो ये पूनावाला फिनकॉर्प लगातार 3-4 क्वार्टर से, इनफैक्ट 3-4 साल से अगर हम देखें, जब से मैग्मा को इन्होंने एक्वायर किया, तब से ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ जर्नी रही है इस कंपनी की। देन ऑब्वियसली जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट है इनका, लॉन्गर टेन्योर वाला प्रोडक्ट है ये। तो इससे हो क्या रहा है कि इनका जो मिक्स है अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड का, वो धीरे धीरे सिक्योर्ड के फेवर में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी करंटली क्या है कि 48% लोन जो है इनके वो सिक्योर्ड लोन है और 52% अनसिक्योर्ड लोन है। मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि आगे चल के दोनों को 50-50 पे बैलेंस रखा जाए, 50% सिक्योर्ड लोन, 50% अनसिक्योर्ड लोन। इससे बेसिकली होगा क्या कि एक एक बैलेंस शीट जो है वो काइंड ऑफ स्टेबल हो जाएगी, बिकॉज अनसिक्योर्ड लोन से आपको मार्जिन थोड़े से ज्यादा बेटर मिलते हैं, सिक्योर्ड लोन में आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये बैलेंस करके चलने का इनका प्लान है। देन अभी ऑब्वियसली जो आरबीआई ने रिस्क वेट इंक्रीज किया है अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में, सो उसमें इनका कहना है कि इनके पास ऑलरेडी जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है वो 38% के आसपास है। आरबीआई का मैंडेट ये है कि एक एनबीएफसी को 15% का मिनिमम कैपिटल एडिकेसी रेशियो रखना चाहिए। पूना वाला फिनकॉर्प को ऑलरेडी वो 38% है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत बहुत ज्यादा है। तो सफिशिएंटली कैपिटलाइज्ड है ये एनबीएफसी, कुछ उस फ्रंट पे कुछ ज्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टेन्योर लोन, सो पूना वाला फिनकॉर्प बेसिकली आप बाकी बैंक या एनबीएफसी से देखोगे तो इस प्रोडक्ट में काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने किसी बैंक या एनबीएफसी को ऐसा अभी तक मैंने देखा नहीं कि उनका फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म लोन की तरफ बहुत ज्यादा हो। लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प को अगर आप देखोगे तो ये बार बार हर कॉन कॉल में ये चीज मेंशन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कि 1 साल तक के अंदर अंदर के जो लोन होते हैं, उन पे इनका काफी फोकस है। और अभी करंटली ये 22% है इनकी टोटल लोन बुक का। इनका टारगेट ये है कि इस वाले प्रोडक्ट को 20 से 25% रखना है टोटल लोन बुक का। अब ये प्रोडक्ट क्यों करता है पूना वाला? सो इनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब भी किसी नए कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं तो अपफ्रंट उन्हें कोई बड़ा हाई टिकट साइज लोन नहीं दिया जाए, बल्कि कोई स्मॉल टिकट साइज छोटे टर्नओवर के लिए लोन दिया जाए 3-6-9 महीने के लिए। जिससे बेसिकली एक तो कस्टमर का डेटा आ जाएगा आपके पास, आप कस्टमर को ट्रैक कर सकते हो, उसका क्रेडिट डिसिप्लिन कैसा रहा है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फाइनेंशियल नीड्स है।
देन जैसे आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आगे चल के अगर ट्रस्ट वर्दी वो कस्टमर रहा तो आगे आप उसको हाई टिकट साइज लोन्स भी ऑफर कर सकते हो। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करता है पूना वाला फिनकॉर्प। नए कस्टमर्स को एक्वायर भी जल्दी कर लेते हैं एंड फटाफट से उनको एक स्मॉल टिकट साइज लोन ये ऑफर कर देते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है ये। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर हम देखें तो पूना वाला फिनकॉर्प ने काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इवन दो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 2.5% से बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को मेंटेन करके रखा है। मार्जिन अगर आप देखोगे तो 11% के आसपास के मार्जिन हैं इनके। कंपनी की जो गाइडेंस है वो 10% है, पूना वाला के मार्जिन लेकिन 11% रिपोर्ट कर रही है। मेजर रीजन उसका यही है कि जो भी ये लोन डिसबर्स कर रहे हैं उसकी रीपेमेंट कर पा रहे हैं, एनपीए जो है वो कम से कम हो रहे हैं इनके, एंड इससे इनके मार्जिन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। सो ये काफी हेल्दी नंबर है। देन ओपेक्स टू एयूएम यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आपका कंपेयर टू आपके एयूएम में वो क्या रेशियो है, तो वो इनका 4% है एंड वो कंसिस्टेंटली 7% से 6% से 5% से 4% हर क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है। तो उससे हमें क्या समझ आता है कि कंपनी जो है वो ऑपरेशनली एफिशिएंट होती जा रही है। प्रोडक्टिविटी इन्होंने अपने ब्रांचेस की, अपने एम्प्लॉयज की काफी ज्यादा इंप्रूव की है पिछले कुछ सालों में। तो इनको एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है एंड आगे कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, अभी हम करेंटली 50% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, तो इसी ग्रोथ रेट के साथ हम इस नंबर को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। देन स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है पूना वाला फिनकॉर्प का। सो बेसिकली ये दो सेगमेंट में डील करते हैं, पहला है एमएसएमई, दूसरा है कंज्यूमर सेगमेंट। सो इन दो सेगमेंट के कस्टमर्स को ये कंपनी लोन देती है। कस्टमर प्रोफाइल क्या होता है इनका, सो ये बेसिकली जो सुपर प्राइम या प्राइम कस्टमर जो होते हैं उनको टारगेट करते हैं। अपर मिडिल क्लास या एचएनआईज काइंड ऑफ जो कस्टमर्स होते हैं उनको ये एनबीएफसी टारगेट करती है। सो कस्टमर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज जो कि थोड़े से लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। सो इनकी कस्टमर क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। देन ऑप्टिमम प्राइसिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है पूना वाला फिनकॉर्प। जैसे हमने अरमान को डिस्कस किया है या और भी कई एनबीएफसीज देखोगे तो उनका नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जो है वो 18-20% के आसपास रहता है, लेकिन पूना वाला का ऐसा नहीं है। ये नॉर्मली इंटरेस्ट रेट जो है वो 14-15-16% के आसपास चार्ज करते हैं। बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में काफी कम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। कम पैसे पे ये मार्केट से पैसा उठाते हैं कम रेट पे एंड देन उसको आगे ये लेंड करते हैं। क्योंकि डिजिटल मॉडल है तो इनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी इतने ज्यादा नहीं है। अगर आपको याद हो तो पूना वाला फिनकॉर्प जब इन्होंने एक्वायर किया था मैग्मा को, उस टाइम पे ऑलमोस्ट 250 के आसपास ब्रांचेस थे मैग्मा के, बट इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 150 ब्रांचेस उनके बंद कर दिए हैं एंड आज इनके सिर्फ 100 ब्रांचेस हैं। तो 100 ब्रांचेस से ये ऑपरेट कर रहे हैं। डिजिटली इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है अपने ऐप पे, अपने वेब पे, अपने अंडरराइटिंग पे। सो इन चीजों पे इन्होंने स्पेंड किया है जिससे इनको स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स मिली है कि आप ग्रो ज्यादा कर सकते हो लेकिन एक्सपेंसेस आपके उस लेवल से नहीं बढ़ेंगे। दैट इज द रीजन कि इनका ओपेक्स टू एयूएम भी अगर हम इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो वन ऑफ दी बेस्ट है और ग्रोथ नंबर्स तो बहुत अच्छे कंपनी रिपोर्ट कर ही रही है। देन इंडस्ट्री का ग्रोथ नंबर इन्होंने शेयर किया है कि ओवरऑल जो लेंडिंग मार्केट है इंडिया का इंक्लूडिंग बैंक एंड एनबीएफसी, इनकी जो ग्रोथ है अभी वो 10 से 12% है। लेकिन इसमें जो एमएसएमई और कंज्यूमर ये जो दो सेगमेंट है, जो पूना वाला का मेन सेगमेंट है, ये ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हो रही है। तो जो मेन सेगमेंट है पूना वाला फिनकॉर्प का वो इंडस्ट्री से भी डबल रेट पे ग्रो हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पूना वाला यहाँ पे शो कर रहा है। देन इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा शेयर किया है। ट्रांस यूनियन बेसिकली ये यूएस की एक क्रेडिट कंपनी है, जो कि ग्लोबली आई थिंक 30 कंट्रीज में क्या क्या वहां पे क्रेडिट का एनवायरनमेंट है, लोन का एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे स्टडी करती है। सो इस पे इन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की है इंडिया में, कि इंडिया में ऑलमोस्ट 16 करोड़ जो पॉपुलेशन है हमारी, वो उनको बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी जो हैं वो सर्व ही नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कम बैंक्स और एनबीएफसी जो हैं वो उनके लोन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाती है। दूसरा, जो उनको लोन मिलता भी है वो भी उस अकॉर्डिंग नहीं मिलता जिस अकॉर्डिंग उनकी नीड है या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अंडर सर्व्ड कस्टमर्स हैं हमारे, बोरोवर्स हैं हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 करोड़। देन इसके साथ में 50% जो है हमारी पॉपुलेशन यानी कि ऑलमोस्ट 70 करोड़ जो है हमारे यहाँ पे, उनको उनका आज तक कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है लोन का। मतलब उनको आज तक किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी ने लोन सर्व ही नहीं किया, तो उनका कोई सिविल स्कोर नहीं है, उनका कोई क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सो बेसिकली पूना वाला फिनकॉर्प यहाँ पे ये शेयर कर रहा है कि जो मार्केट का स्कोप है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो कितना ज्यादा बड़ा है इस एनबीएफसी के पास में। सिर्फ पूना वाला का ही नहीं, बिकॉज हम बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी को एनालाइज करते हैं। सो वहां पे हम देखते हैं कि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी 25-30% पे ग्रो कर रहा है।
तो ऑब्वियसली वहां पे ये डाउट आता है कि क्या ये ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रह सकता है अगले 2 3 4 5 साल तक। वहां पे ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी भी 50% पॉपुलेशन जो है उनको कोई भी बैंक एनबीएफसी सर्व ही नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ 2 3 4 5 साल की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये डेकेडल स्टोरी है। अगले 10 साल, अगले 15 20 साल तक एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है सारे बैंक्स और सारे एनबीएफसीज के पास में। इसके बाद में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली फिनटेक का जो एक्सपोजर है इंडिया की लैंडिंग मार्केट में, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2015 से 2021, ये जो 6 7 साल का पीरियड है, इसमें ऑलमोस्ट 100 टाइम की ग्रोथ हुई है। फिनटेक ने जो लोन दिए हैं यंगस्टर्स को, जो अनसिक्योर्ड लोन दिया है, उसमें ऑलमोस्ट 100 टाइम की ग्रोथ हुई है। देन अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं पिछले 5 साल में वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, रिटेल अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पूना वाला फिनकॉप जिसकी वजह से आरबीआई को ये रेगुलेशंस अभी पास करने पड़े हैं। एंड मार्केट में वो बीच बीच में कमेंट्री देते रहते हैं कि बैंक्स एनबीएफसी थोड़ा सा कॉशियस रहें अनसिक्योर्ड लोन देने के टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये साइकिल टर्न होगा तो उन बैंक्स एनबीएफसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी जिनका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है एनपीएस को मैनेज करने में। सो इसीलिए आरबीआई ये रेगुलेशन भी लेके आया कि अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में आपको अपना कैपिटल, रिस्क कैपिटल जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज करना होगा, सो दैट कि थोड़ी सी ग्रोथ अनसिक्योर्ड लैंडिंग में कम से कम हो। तो ये सारी चीजें इन्होंने शेयर करी है। देन फोकस जो है इनका वो प्राइम और सब प्राइम कस्टमर्स के ऊपर है, वहीं पे मेंटेन है। इनका कोई टारगेट नहीं है कि ये लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करें। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एचएनआईज, इन कस्टमर सेगमेंट को ये कंपनी टारगेट करती है। इनका जो स्मॉल टिकट साइज लोन है वो बेसिकली इनको, अगेन जो हमने डिस्कस किया था, इनको उसमें भी हेल्प करता है कि आगे चल के ये सेम कस्टमर को हाई टिकट साइज लोन भी ऑफर कर सकते हैं। सो ये भी एक एडवांटेज है इनके पास। देन जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आपके पास अलग अलग चीज़ें अवेलेबल हैं। आधार से आप केवाईसी कर सकते हो आज के टाइम पे डिजिटली। बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा अंडर राइटिंग का काफ़ी पार्ट कवर कर सकते हो। सो ये ऑब्वियसली हेल्प करता है आपको स्केल करने में, स्केल अप करने में। ओमनी चैनल प्रेजेंस है कंपनी का, व्हाट्सएप पे, वेब पे, ऐप पे। सो इन सारी चीज़ों पे इन्होंने अपने अपने प्रेजेंस को इंक्रीज किया है। एंड अभी जो इनका प्री ओन्ड कार वाला सेगमेंट है, इसका 10% लोन जो है ये कंपनी अभी डिजिटली लोन देती है। इनका टारगेट ये है कि मोस्टली तो अभी डिजिटल लोन सिर्फ अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट के जाते हैं, लेकिन आगे चल के जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ये डिजिटली डिसबर्स करे। बिकॉज उससे होगा क्या कि एक तो कस्टमर से आपका डायरेक्ट इंगेजमेंट बढ़ेगा। जो आपके एजेंट्स हैं, जो इनऑर्गेनिक जो कस्टमर लेके आते हैं आपके लिए, वो भी से कट आउट हो जाएंगे। आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा कस्टमर्स के साथ में। एंड वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लैंडिंग रिक्वायरमेंट ही पूरी कर सकते हो कस्टमर्स की, बल्कि उसके अलावा जो अदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, किसी को टर्म इंश्योरेंस चाहिए, किसी को इन्वेस्टमेंट की नीड है, सो ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप उन कस्टमर्स को क्रॉस सेल अपसेल कर सकते हो। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो बढ़ जाएगा। यानी कि पर कस्टमर रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आपका इंक्रीज करने का चांस है जब आप अनसिक्योर प्रोडक्ट्स के साथ में सिक्योर प्रोडक्ट्स को भी डिजिटली लैंड करना स्टार्ट कर देते हो। सो ये कंपनी ने शेयर किया है। देन ऑब्वियसली वही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काफी अच्छी ग्रोथ रही है इनकी। जो इन्होंने गाइडेंस दिया था विजन 2025, सो जब इन्होंने एक्वायर किया था मैग्मा फिनकॉर्प को, तो इन्होंने अगले 3 4 साल का विजन शेयर किया था कि कंपनी की क्या प्रायोरिटी रहेगी, किन चीजों पे इनका फोकस रहेगा। उसमें अभी तक मोस्टली अगर आप देखो तो सारी चीजों को ऑन ट्रैक रखा है इन्होंने। टाइम टू टाइम मोस्टली चीजें तो अचीव भी कर ली है। एंड जो इन्होंने डिजिटली इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उससे कंपनी का कहना यह है कि अगले 3 साल में ये कंपनी जो ग्रोथ अचीव करना चाहती है उसका इन्होंने फाउंडेशन बेसिकली बिल्ड कर दिया है लास्ट 3 4 साल के अंदर ही। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज पिछले 2 3 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो 2.5% इंक्रीज हुए हैं इंडिया में। लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 8.04% से कम होकर के 7.99% पे आ गया है। सो ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इनका इंटरेस्ट रेट उल्टा और कम हो गया है पिछले 3 साल के अंदर। जबकि इकोनॉमी में हमने देखा है कि 2.5% से रेपो रेट बढ़े हैं। तो ये चीज क्या शो करता है? ये चीज शो करती है कि इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है मार्केट के अंदर। इनकी ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है। रिस्क अगर हम ओवरऑल देखें, मतलब जो मार्केट है वो ओवरऑल ये एंटिसिपेट कर रहा है कि इस एनबीएफसी को लोन देने में कम रिस्क है। दैट इज द रीजन कि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतनी ज्यादा कम हो रही है, इवन दो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं पिछले इतने सालों में। और इनका जो फोकस है वो मार्जिन के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करना चाहते हो। कंपनी की गाइडेंस भी हमने देखा कि 10% का टारगेट है इनका
नेट इंटरेस्ट मार्जिन को मेंटेन करने का, लेकिन अभी करंटली 11% है। सो उसको ये और कम ही करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 11 को 14% करना चाह रहे हैं, 15% करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनका फोकस जो है वो आरओए के ऊपर है, रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर है। क्योंकि एक तो आप सब प्राइम कस्टमर्स के साथ, सुपर प्राइम कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो जिनकी क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है, लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ आप डील नहीं कर रहे, तो वहां पे मार्जिन नॉर्मली हमें एक्सपेक्ट इसी रेंज में करने चाहिए, 9-10% के आसपास। बट वहां पे क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो कंपनी वहां पे कम कस्टमर्स, आई मीन ज्यादा कस्टमर्स को ज्यादा लोन दे करके जल्दी से रीपेमेंट करके हायर ग्रोथ शो करने के ऊपर इनका फोकस है, रेदर देन जो हम माइक्रो फाइनेंस का मॉडल डिस्कस करते हैं कि जिनके मार्जिन 15-16% के आसपास होते हैं। सो वैसा मॉडल नहीं है पूना वाला फिनकॉर्प का। इनका फोकस जो है वो इसी पे है कि रिटर्न ऑन एसेट्स को इंक्रीज किया जाए, रेदर देन मार्जिन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली मार्जिन पे जब आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपको थोड़े से लो क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ेगा। एंड वहां पे प्रॉब्लम क्या है, वहां पे प्रॉब्लम है लोन की रीपेमेंट का। वहां पे डिफॉल्ट रेट आपके बढ़ जाएंगे, एनपीए बढ़ जाएंगे, क्रेडिट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, तो उससे आपका जो मॉडल आपने बिल्ड किया है पिछले 2-3 साल के अंदर, उसको काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देन वही फोकस है, 50-50% इनको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का फोकस रखना है। एंड जो इन्होंने 150 ब्रांचेस बंद करे थे पिछले 2-3 साल के अंदर, सो आज के टाइम पे इनके सिर्फ 100 ब्रांचेस है। कंपनी का फोकस ये है कि आगे चल के नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज नहीं करने हैं। आगे चल के जिन सिटीज में इनकी प्रेजेंट है, 100 सिटीज में इनकी प्रेजेंस है, सॉरी 100 ब्रांचेस हैं इनके आज के टाइम पे। सो इनका फोकस ये है कि उन सिटीज में और डीपली पेनेट्रेट किया जाए, उन्हीं कस्टमर्स को और मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएं, उनसे रेफरेंस लिया जाए। एंड वहां पे क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास, सो उन्हीं को और डीपली पेनेट्रेट किया जाए, rather देन कि हम ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस लगाने पे फोकस करें, बिकॉज हमें वाइड नहीं जाना है, हमें डीप जाना है। अब जो वाइड वाला मॉडल है वो आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होती हैं वो फॉलो करती हैं, बिकॉज उनका उनका गेम सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करो, न्यू से न्यू टेरिटरीज में जाओ, वहां पे लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कैटर करो, उन्हें लोन दो, फिजिकली वो लोन आप कलेक्ट करो। सो ये सारा मॉडल होता है माइक्रो फाइनेंसिंग का। लेकिन पूना वाला फिनकॉर्प का काफी डिफरेंट मॉडल है, डिजिटल मॉडल है ये, डिजिटली लोन डिसबर्स करने के ऊपर इनका ज्यादा फोकस होता है। कलेक्शन भी अगर आप देखोगे तो डिजिटली प्रेफर करती है ये कंपनी। सिर्फ 100 ब्रांचेस हैं इसी वजह से इनके। एंड आगे भी फोकस यही है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं बढ़ाने हैं, आपको उन्हीं मार्केट में और डीपली पेनिट्रेट करना है। एंड इनका कहना ये है कि जब तक हमारा एयूएम का साइज 50,000 करोड़ तक नहीं हो जाता, तब तक हम 35-40% से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अभी करंटली जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल लोन बुक जो है वो 16-17 हजार करोड़ के आसपास है। यानी कि यहां से 3 गुना जब तक इनका लोन बुक का साइज नहीं हो जाता, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़, तब तक 35-40% की ग्रोथ रेट ये कंपनी बहुत इजीली मेंटेन कर सकती है। एंड उसका इन्होंने डेटा भी शेयर किया है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है इनके पास। एंड अगेन वही, अगर आप इनका जो लिवरेज रेशियो देखोगे तो वो सिर्फ 1.5 है। लिवरेज रेशियो क्या होता है बेसिकली, कि आपने मार्केट से कितना पैसा बोरो किया, उसके अगेंस्ट में आपने कितना पैसा लोन में दिया है आगे, सो जिसको डेट टू इक्विटी भी बोलते हैं या लिवरेज रेशियो बोलते हैं। सो वो इनका सिर्फ 1.5 है, जबकि हम बाकी एनबीएफसी का देखें अगर, तो वो ऑलमोस्ट 4 है, 4.5 है। यानी कि बाकी एनबीएफसी ज्यादा रिस्क ले रही हैं कंपेयर टू पूना वाला। पूना वाला फिनकॉर्प जो है वो बहुत कम रिस्क ले रहा है बाकी एनबीएफसी के कंपैरिजन में, लेकिन बेटर ग्रोथ नंबर रिपोर्ट कर रहा है, बेटर एसेट क्वालिटी नंबर रिपोर्ट कर रहा है, और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। एक्विजिशन इन्होंने बेसिकली कुछ फिनटेक के साथ में टाई अप किया था, बट उसको सितंबर में इन्होंने एंड कर दिया है। एंड अभी इनका करंटली फोकस यही है कि नेट ऑर्गेनिक एक्विजिशन किया जाए, खुद से कस्टमर्स को एक्वायर किया जाए, रेदर देन कि किसी के साथ टाई अप करके। सो ये इनका फोकस है। अगेन वही चीज की बहुत सारी ऐसी एनबीएफसीज हैं जो कि 4 से भी ज्यादा का लिवरेज रेशियो है उनका। सो उनके पास रिस्क ज्यादा है, क्योंकि जब आरबीआई ने ये गाइडलाइन शेयर करी है कि अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में आपको रिस्क कैपिटल ज्यादा बढ़ाना होगा, तो उन एनबीएफसीज ने क्या किया कि अनसिक्योर्ड लोन देना थोड़ा सा कम कर दिया है। अब आप अपने अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो को वो कम करते चले जा रहे हैं। वीजा बीज पूना वाला फिनकॉर्प के पास यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है कि इवन तो अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर अगर आरबीआई ने थोड़ा सा रेगुलेशन इंक्रीज कर भी दिया है, तो भी हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा कैपिटल पूल है। 38% का कैपिटल एडिकेसी रेशियो है हमारे पास, सिर्फ 1.5 का लेवरेज रेशियो है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम मार्केट में जाके और तेजी से लोन दे सकते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। देन जो लीगेसी बुक है इनका, जो मैग्मा फिनकॉर्प का जो बुक था जिसको इन्होंने एक्वायर किया था, वो अभी ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास का वो लोन बुक है। उसमें जो एनपीए है वो 4.5% है। सो ये हमें शो करता है
कि जो मैग्मा फिनकॉर्प का मॉडल था वो कितना ज्यादा रिस्की था। 200 करोड़ पे 4.5% का ग्रॉस एनपीए है। पूना वाला फिनकॉर्प ने जो फ्रेश लोन बुक क्रिएट किया है पिछले 3-4 साल के अंदर, उसका जो एनपीए है वो 0.42% है। सो बहुत ही लो क्रेडिट रिस्क है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में। एंड इनका कहना ये है कि जैसे जैसे वो मैग्मा फिनकॉर्प का जो बुक है वो जैसे जैसे कट होता जाएगा, उसका प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो मार्जिन है वो इनके और कम होंगे, 11% से 10% के आसपास आएगा। बिकॉज मैग्मा ऑब्वियसली रिस्कियर कस्टमर से डील करती थी, तो वहां पे वो मार्जिन भी ज्यादा चार्ज करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस में जो मेन बिजनेस है इनका, उसमें तो ये बेटर क्वालिटी कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं। और इनका क्रेडिट कॉस्ट का टारगेट क्या है, क्रेडिट कॉस्ट का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो सिर्फ 0.8 से 1.2% के आसपास दिया है। तो यहाँ पे अगर हम एक बेसिक कैलकुलेशन करें, आज के टाइम पे अगर हम किसी भी अनसिक्योर्ड एनबीएफसी को एनालाइज करते हैं, तो उनका नॉर्मली क्रेडिट कॉस्ट का जो रेंज होता है वो 1.5 से 2% के आसपास होता है। वीजा वीज पूना वाला फिनकॉर्प आपको ऑलमोस्ट 40-50% की ग्रोथ दे रहा है। क्रेडिट कॉस्ट जो है इसका वो 0.8 से 1.2% के आसपास है, यानी कि कम रिस्क लेके ये एनबीएफसी ज्यादा ग्रोथ आपको शो कर रही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि बाय सेल करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये एनबीएफसी अपने इन्वेस्टर्स को शो कर रही है यहाँ पे। देन इसके बाद में अगेन वही कि इनका जो कंपटीशन है वो मतलब बाकी एनबीएफसीज के साथ में नहीं है। इनका जो कंपटीशन है वो इंडिया के टॉप 3 बैंक्स के साथ में है। क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी हो, या कस्टमर सर्विस हो, या फिर फास्ट टर्न अराउंड हो, यानी कि कितना जल्दी आप कस्टमर को लोन डिसबर्स करते हो, कलेक्शन कलेक्शन एफिशिएंसी हो, ये सारे पैरामीटर्स जो है पूना वाला फिनकॉर्प के, ये एक बैंक के लेवल पे इन्होंने मेंटेन करके रखा है, बिल्ड किया है पिछले 3-4 साल के अंदर। दैट इज द रीजन कि पूना वाला फिनकॉर्प मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमारा जो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं वो इंडिया के टॉप 3 बैंक्स हैं, रेदर देन की बाकी एनबीएफसीज हैं, बिकॉज हमने अपने बिजनेस को उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड किया है। हम बेटर क्वालिटी कस्टमर के साथ डील करते हैं, जो कि मोस्टली इंडिया के बैंक्स डील करते हैं। डिजिटल मॉडल है हमारा पूरा का पूरा, फास्ट टर्न अराउंड टाइम है, कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और एसेट क्वालिटी हमारा कम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सिर्फ 0.8% का क्रेडिट कॉस्ट हम टारगेट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली कम रिस्क लेके हम हाई ग्रोथ डिलीवर करने वाला मॉडल हमने बिल्ड किया है। एंड ऑब्वियसली अगर आप लास्ट 3-4 क्वार्टर के या 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे इस एनबीएफसी का, तो बहुत बेस्ट नंबर्स इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली डिलीवर करे हैं। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल हाईलाइट्स था इनका। रिजल्ट बहुत अच्छा है, आगे का गाइडेंस भी इन्होंने अच्छा ही दिया है। जो ग्रोथ रेट है 35-40%, उस गाइडेंस को मेंटेन रखा है इन्होंने। एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, मतलब ऐसा कहीं पे भी इन्होंने नहीं कहा है कि अनसिक्योर लेंडिंग में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, इस तरीके की कहीं पे भी कोई गाइडेंस नहीं है। सो दिस शोज की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के। एंड ओवरऑल आउटलुक अगर हम देखें इस एनबीएफसी का, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। नाउ लेट मी नो, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।